हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुनील साइंस पॉइंट पे। देखिए दोस्तों, आज अपन घन से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके वेरियस एग्जामों के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे एनटीपीसी है, फर्स्ट ग्रेड है, रेलवे है, आपका एसएससी है, जो आपके एयरफोर्स नेवी वगैरह जो है उनके अंदर भी ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, उनमें से अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन है अपने पास। एक 16 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को जो लकड़ी का टुकड़ा है उसे कटवाया गया 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में बांटने के लिए उसे कुल कितनी बार काटना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन में पूछा है कि एक घन है और उस घन को कितनी बार काटना पड़ेगा। अब काटने से पहले ही आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि कोई भी अगर घन होता है तो वो 3 विमाओं में कटता, हमेशा लंबाई में कटेगा, चौड़ाई में कटेगा और किस में कटेगा दोस्तों, ऊंचाई के अंदर कटेगा। देखिए इस क्वेश्चन को अपन बेसिक तरीके से करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर मेरे को बोला गया है कि 16 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, अगर 16 सेंटीमीटर भुजा का घन है तो सबसे पहले आपको ध्यान में ये आना चाहिए कि उस घन की जो लंबाई है दोस्तों वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर। उस घन की चौड़ाई है वो भी कितनी है दोस्तों, 16 सेंटीमीटर। और उस घन की जो ऊंचाई है वो भी कितनी है, यहाँ पे 16 सेंटीमीटर। अगर आपको इस प्रकार से घन मिलता है, अब उसे काटने के लिए बोल रहे हैं कि किसमें काटना है दोस्तों, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में काटना है। अब 2 सेंटीमीटर भुजा का घन है, इसका मतलब उस छोटे घन की भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होगी दोस्तों, 2 सेंटीमीटर। तो आपको बेसिक सा करना क्या है, इसे लंबाई में छोटे घन की लंबाई का भाग देना है, चौड़ाई में चौड़ाई का भाग देना है और ऊंचाई में किसका भाग देना दोस्तों, ऊंचाई का भाग देना है। यहाँ पे अगर आप काटते हैं तो ये बराबर 8 भागों में बंटता है, ये भी 8 भागों में बटेगा और ये भी कितने भागों में बटेगा दोस्तों, 8 भाग में बंटने वाला है। अब यहां से अगर आपसे पूछे बनने वाले टुकड़ों की संख्या कितनी है, तो आपको सीधा सा करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आपको बता देना साहब कितने टुकड़े बनेंगे। 512 जो टुकड़े हैं वो यहाँ पे प्राप्त होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि कितनी बार काटना पड़ा, तो दोस्तों अगर किसी भी वस्तु को 2 बराबर भागों में बांटते हैं तो उसको 1 बार काटते हैं। अगर 3 भागों में बांटना होता है तो उसे 2 बार काटते हैं। मतलब जितने बराबर भागों में बांटते हैं उससे केवल 1 कम बार काटना होता है। तो 8 वाली वस्तु है, 8 बराबर भागों के लिए आपको 7 बार काटना पड़ेगा। इसको भी 7 बार और इसको भी कितनी बार, 7 बार काटना है। अब आपसे पूछा गया है कि कितनी बार काटेंगे, तो कुल आपसे पूछे तो तीनों को ऐड कर दे, 7 7 7 और ये कितना हो जाएगा आपका 21 बार। आपको इस घन को क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ता है। ये तो दोस्तों इसमें बेसिक जो अपन रूल से अप्लाई करके कर सकते हैं, जिसमें आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर इसी क्वेश्चन को अगर अपन सीधा ट्रिक से करें तो देखिए, आपने यहाँ पे देखा कि इसको 3 जगह काटना है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और तीनों में आंसर भी अपना कितना आ रहा है दोस्तों, 8 ही आ रहा है। तो मैं सीधा एक काम कर सकता हूं कि इसको एक ही जगह काटते हैं। तो n इक्वल टू बड़े घन की भुजा करनी है आपको। बड़े घन की जो भुजा है वो उसके बड़े में कौन सी आएगी, छोटे घन की भुजा। छोटे घन की भुजा आती है यहाँ पे, ये एक फॉर्मूला अप्लाई करना आपको। तो बड़े घन की भुजा आपको दे के 16 और छोटे घन की भुजा कितनी है दोस्तों, 2। तो यहाँ पे अपना जो आंसर आता है वो आता है कितना, 8। तो यहाँ पे आपने देखा कि n की वैल्यू आपके पास आती है 8, यानी यहाँ पे जो 8 आपका आ रहा है। तो यहां से अगर आपसे टुकड़े पूछते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं, n का क्यूब, यानी 8 का क्यूब कितने होंगे दोस्तों, 512 टुकड़े बनते हैं। आपसे पूछा जाता है काटना कितनी बार पड़ेगा, तो यहाँ पे आपने 3 बार 7 7 को जोड़ा है, तो आप सीधा 7 को 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यानी 8 में से 1 कम करना। तो इसका फॉर्मूला होता है n-1 × 3। ये कटाई का फॉर्मूला चलता है किसी घन के लिए। तो यहाँ पे आप करोगे कि 8 - 1 इंटू में 3, तो अपना आंसर कितना था दोस्तों, 21 बार। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। आपको बेसिक तरीका भी आना चाहिए और आपको क्या आना चाहिए, इसके अंदर जो सीधी ट्रिक लगती है, जिससे सीधे फॉर्मूले लगते हैं, वो आपको पता होने चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले वाला जो क्वेश्चन है अपना, इसका आंसर कितनी बार होगा दोस्तों, कितनी बार काटना पड़ता है इसको, टोटल 21 बार इसको काटना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है कि 20 सेंटीमीटर भुजा वाला जो घन है उसको 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो देखिए बेसिक सा है, आपसे घनों की संख्या पूछी है, छोटे घन कितने बनाए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर अपन करते हैं यहाँ पे, तो इसके बारे में देखिए कि जो बड़ी भुजा है वो 20 सेंटीमीटर है। इसका मतलब दिमाग में एक बात आनी चाहिए, घन की तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो या तो आप इसको 3 जगह लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में 3 जगह लिखें, या केवल इसको एक जगह पर लिख सकते हैं, जो अपना पहला फॉर्मूला था
n इक्वल टू बड़े घन की भुजा, क्या लिखना है दोस्तों, बड़े घन की भुजा, बटे में अपन क्या लिखते हैं इसमें, छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। ये आपको बेसिक तरीके के अलावा यह बात आपको ध्यान में रखनी है जब क्रॉस क्वेश्चन बनना शुरू होते हैं। तो देखिए यहाँ पे 20 सेंटीमीटर भुजा का घन है और इसको काटना किसमें दोस्तों, 5 सेंटीमीटर में। तो मैं 20 में 5 का भाग देता हूं यहाँ पे और मेरा आंसर कितना आएगा, यहाँ पे सीधा 4। ये 4 जो आ रही है वो वैल्यू किसकी आ रही है, यहाँ पे n की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब अगर मेरे से यहाँ पे टुकड़े पूछते हैं कि छोटे छोटे घन कितने बनते हैं, तो मेरे को n का क्यूब करके बताना है यहाँ पे, यानी 4 का क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ पे 64, 64। और आपसे अगर पूछा जाता कि कितनी बार काटते हैं, तो काटने का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है दोस्तों, n-1 इंटू में 3। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 4 निकाली अपन ने, तो 4 - 1 गुणा में 3, तो इसका आंसर कितनी बार आएगा, 9 बार आपको कटाई करनी पड़ेगी उस घन की। और टुकड़े आपसे कितने प्राप्त होते हैं, 64 है वो टुकड़े प्राप्त होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा अपना, 64 होता है यहाँ पे। ये दूसरा क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है कि एक बड़े घन को कुल 18 बराबर भागों में बांटना है। एक बड़ा घन है, उस घन के बारे में अपन को क्या बताया कि बड़ा घन है, ना तो उसकी भुजा का बता रखा है ना कुछ और है, केवल एक क्वेश्चन है कि बड़ा घन है उसको कुल 18 बार बराबर भागों में बांटना है। 18 बार बराबर भाग बनेंगे उसके, ठीक है। उसमें भागों में काटकर कितने घन बनाए जा सकते हैं, यानी 18 बार काटना है उसको तो कितने घन बनते हैं। तो दोस्तों आपको उस घन की कटाई दे रखी कितनी बार, 18 बार। अब आपको ध्यान में आना चाहिए कि घन का जो कटाई का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, n-1 इंटू 3 इक्वल टू क्या आती है, किसी भी घन की कटाई। तो यहाँ पे आपको कटाई दे रखी है 18, तो यहाँ पे आप 18 डाल के n की वैल्यू निकाल सकते हैं, इंटू में 3। ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आएगा भाई, 18 में 3 का भाग देंगे, आंसर कितना आएगा दोस्तों यहाँ पे 6। तो n-1 इक्वल टू 6 और n की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 7 आ जाती है यहाँ पे। अब n की वैल्यू जब 7 आती है तो दोस्तों आपको पता है कि टुकड़े निकालने का तरीका होता है n की क्यूब कर देना। तो 7 की क्यूब कितनी होगी दोस्तों, यहाँ पे 7 की क्यूब कितनी होती है 343। यानी इतने आप छोटे छोटे घन हैं या इतने आप छोटे छोटे टुकड़े बना सकते हैं, कब, जब किसी घन को 18 बार काटा जाता है। तो यहाँ पे देखिए अपना आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे इसका आंसर कितना होगा, 343 घन है वो छोटे छोटे आपको प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अपन एक क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे कि एक 12 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है और उस घन को लाल रंग से रंग दिया जाता है तथा उसे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में बांटा जाता है। तो बताइए, ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक बड़े घन को जब रंगा जाता है तो उसमें टोटल कितने प्रकार के घन आपको दिखाई देते हैं। देखिए बेसिक तरीके से अपन देखते हैं सबसे पहले कि मान लीजिए एक ये वाला घन है, इस घन को आपने रंग दिया पूरा का पूरा किससे दोस्तों, लाल रंग से रंग दिया गया। अब लाल रंग से रंग दिया, इसका मतलब अगर आप इसको घन को काटना, मान लीजिए मैं इस घन को काटता हूं इस तरीके से, ये मैंने इसकी कटाई कर दी एक बार, जैसे मान लीजिए मैंने इस तरीके से इसको काटा है किसी भी घन को, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको उसको लंबाई में काटना पड़ता है, आपको उसको चौड़ाई में काटना पड़ता है, किस में काटना पड़ता है दोस्तों, ऊंचाई के अंदर भी आपको किसी घन को काटना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो कॉर्नर वाला घन होता है, ये घन जो है ये 3 ओर से रंगने वाला घन है। ये घन कौन सा होता है दोस्तों, 3 ओर, यानी इस पर यहां पर भी कलर होगा, ये वाला फेस भी इसका कलरफुल होगा, ये वाला भी होगा। यानी मैं बोल सकता हूं कि जो कोने पर बनने वाले घन होते हैं, जो कोने पर बनेंगे वो सारे के सारे घन कितने ओर से रंगने वाले होते हैं, इसमें 3 ओर से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कोना एक आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक कोना आपको ये दिखाई दे रहा है, एक ये वाला दिख रहा है, एक ये वाला भी कॉर्नर है घन का, ये वाला भी कॉर्नर है, ये वाला भी कॉर्नर है और ये वाला भी क्या दोस्तों यहाँ पे कॉर्नर है। अब यहाँ पे जो आपको ये बीच वाला घन दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये शीर्ष घन है यानी कोने वाला है और एक ये वाला कोने वाला, इनके बीच में जो ये वाला घन है, इसको अगर मैं बाहर निकालता हूं तो दोस्तों ये घन है, ये कितनी ओर से रंगने वाला होता है, 2 ओर से रंगने वाला होता है। और ये घन बनते हैं किसी भी घन के किनारे के ऊपर, कोई भी बड़ा घन है उसके किनारे जो होंगे, एज जो होते हैं वहां पर बनने वाले होते हैं। ये कहां पर बनेंगे दोस्तों,
किनारे पर बनने वाले होते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये भी किनारा है, ये भी किनारा है, यानी जो ये वाले दो आपके शीर्ष घनों के बीच में जो भी घन बनते हैं वो सारे के सारे घन दोस्तों क्या है, किनारे पर बनने वाले होते हैं। ये देखो सारे के सारे ये किनारे पर है। अब तीसरा जो आपका घन बचता है दोस्तों, ये वाला जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट, ये घन है, ये एक ओर से रंगने वाला होता है। और ये कहां पे बनेगा दोस्तों, बड़े वाले घन के एक फेस के ऊपर, एक फलक के ऊपर बनने वाला होता है। तो इस फलक के ऊपर बनता है तो ये केवल एक ओर से रंगता है। तो यहाँ पे मैं इसको इतना बड़ा 3D बनाने की बजाय मैं इसको छोटा भी बना सकता हूं। छोटा कैसे बनाएंगे दोस्तों, आपको केवल ये वाला जो पैटर्न है, केवल बीच वाला ये वाला मैं हटा दे रहा हूं, इसका जो 3D शेप बन रहा है यहाँ पे साइड वाला, ये अगर अपन हटा देते हैं तो आपके पास सामने जो ये एक दिखाई देने वाला जो डायग्राम बनता है, ये वाला बेसिक डायग्राम है जो हर कंपटीटर आराम से बना सकता है। एक स्क्वायर बनाना है और कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैंने स्क्वायर बना दिया तो यहाँ पे आपको डब्बे दिख रहे हैं, तीन ओर से रंगने वाला, ये 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 बीच वाले, ये दो ओर वाले सारे के सारे, और ये एक ओर से रंगने वाला होता है। तो जो क्वेश्चन दे रखा है उसके आधार पे अपन क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पे दिया गया है घन कितने सेंटीमीटर भुजा का दोस्तों, 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन दे रखा है। मैंने माना कि ये जो बड़ा वाला घन है इसकी ये भुजा है, ये है 12 सेंटीमीटर, ये मान लिया मैंने कि 12 सेंटीमीटर भुजा का घन है ये वाला। इस घन को कटवा रहे हैं किसमें दोस्तों, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों के अंदर। तो मैं इसमें 2 का भाग देता हूं यहाँ पे। अब आपको पता है ये 12 है तो ये साइड भी दोस्तों कितनी होती है इसकी, ये साइड भी इसकी 12 सेंटीमीटर होती है यहाँ पे। तो इसको भी आपको 2 में काटना है, तो 2 का भाग, तो इसका आंसर कितना आएगा 6, और ये भी कितने बराबर भागों में बटेगा, 6 बराबर भागों में बटने वाला होता है। अब आपको ये पता है कोई भी घन अगर 6 बराबर भागों में बटता है तो उसे कितनी बार काटना पड़ेगा दोस्तों, हाँ जी 5 बार आपको काटना पड़ेगा। इसको कितनी बार काटना पड़ेगा, 5 बार। तो मैं इसको क्या काम करता हूं, 5 बार इसको काटता हूं इधर वाली साइड में और 5 बार इधर काटता हूं इधर वाली साइड में। तो देखिए यहाँ पे इसके कितने घन बनेंगे आपके, 1 2 3 4 और ये वाला 5। ऐसे इसको 5 बार काटते हैं इधर से, 1 2 3 4 और ये वाला क्या कट गया दोस्तों, 5 बराबर भागों में मैंने इसको काट दिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो टुकड़े बनेंगे, ये बनता है कोने वाला, आपको पता है दोस्तों कितनी ओर से रंगने वाला होता है, 3 ओर से रंगने वाला। तो ये 3 ओर से रंगने वाला घन है। आपको पता है कि ये वाले जो डब्बे होते हैं, ये वाले किनारे पर बनने वाले, ये कितनी ओर से रंगने वाले होते हैं दोस्तों, ये सारे के सारे 2 ओर से रंगने वाले घन होते हैं यहाँ पे। ये इनको अगर आप बाहर निकालते हैं तो ये 2 ओर से रंगने वाले हैं। ये जो बीच वाला है ये केवल कितनी ओर से रंगने वाला है भाई, 1 ओर से रंगने वाला घन मिलेगा आपको इस तरीके से। ये लो जी साहब, ये कितनी ओर से रंगने वाला है, 1 ओर से रंगने वाला घन है, वो आपको प्राप्त होता है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या करना है, एकदम बिल्कुल सिंपल सा। आपसे पहला क्वेश्चन अगर कोई पुटअप करता है, जैसे मान लीजिए मैं ये पूछता हूं इस बड़े घन में टुकड़े कितने बढ़ेंगे, तो आपने निकाला था पहले कि बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, आंसर आया 6। अब 6 आने पर अपन क्या काम करते हैं, इस घन का क्यूब निकालते हैं। तो आपसे अगर पूछे जाते हैं कि टुकड़े कितने प्राप्त होंगे साहब, तो टुकड़े प्राप्त होते हैं दोस्तों 6 का क्यूब, यानी टोटल कितने घन प्राप्त होंगे आपको, 216 घन है वो प्राप्त होते हैं यहाँ पे। आपसे पूछा जाता है दूसरा क्वेश्चन, इसको काटना कितनी बार पड़ेगा, तो दोस्तों घन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में होता है। तो तीनों में काटने के लिए इसे 6 वाले को आपने देखा 5 बार मैंने काटा है, तो एक लंबाई में, एक चौड़ाई में और एक ऊंचाई में, यानी 5 को 3 से गुणा करते अपने कटाई आती है दोस्तों। तो अपन को पता है कि कटाई कितनी बार हुई दोस्तों इसकी, तो कटाई होती है इसकी कितनी बार, यहाँ पे 15 बार है वो इसकी क्या हुई, यहाँ पे कटाई होती है यहाँ पे। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि इसके अंदर ऐसे कितने घन हैं जो 3 ओर से रंगने वाले हैं। तो दोस्तों याद रखना, किसी भी बड़े घन को छोटे घन में जब भी आप बांटते हैं तो उसके 3 ओर से रंगने वाले केवल 8 घन प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये घन बनता है सदैव कहां पे दोस्तों, कोने के ऊपर बनता है। और घन के कोने होते कितने हैं दोस्तों, 8। तो यहाँ पे आपको पूछा जा सकता, तो यहाँ पे सीधा बोल दीजिए कि कोने पर बनने वाले घनों की संख्या कितनी होती है, यहाँ पे 8। यानी ये कितनी ओर से रंगने वाले होंगे, मैं लिख देता हूं 3 ओर से रंगने वाले घन है, उनकी संख्या कितनी होती है, यहाँ पे 8 घन होते हैं भाई। फिर बात आती है यहाँ पे 2 ओर से रंगने वाले घनों की,
तो दो ओर से रंगने वाले जो घन है उनकी बात आती है। तो देखिए दोस्तों, ये बनते हैं हमेशा किनारों के ऊपर। कहां बनते हैं भाई? किनारों के ऊपर बनने वाले घन होते हैं। अब किनारों की मैं बात करता हूं तो एक किनारे पर देखिए 1 2 3 4, एक किनारे पर आपको 4 घन प्राप्त होते हैं। और दोस्तों किसी भी घन के किनारे होते कितने हैं? 12। अगर आपको दोस्तों ये अगर बेसिक नॉलेज आपको नहीं पता है कि घन के किनारे कितने होते हैं, घन के कोने कितने होते हैं, घन के जो फलक हैं वो कितने होते हैं, तो उसके लिए अपन ने एक वीडियो बनाया है जो आपका घन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने वाला होता है। उस वीडियो का लिंक है जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर छोड़ दूंगा। वो वहां से आप देख सकते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट घन है उसका क्या होता है और बेसिक कटाई के जो क्वेश्चन होते हैं वो आप कैसे कर सकते हैं, वो उस वीडियो के आधार पे आप कर लोगे आराम से। तो देखिए इसके अंदर, तो यहाँ पे मैंने पूछा कि दो ओर से रंगने वाले, तो दो ओर से रंगने वाले घनों की अगर बात आती है तो यहाँ पे देखिए एक किनारे पर कितने हैं? 1 2 3 4, एक किनारे पर है दोस्तों 4, और ऐसे किनारे घन के होते कितने हैं? 12। तो 12 को 4 से गुणा करेंगे दोस्तों, आंसर कितना आएगा? 48। तो एक दो ओर से रंगने वाले घन कितने होते हैं इसमें? 48। तीसरा आपसे पूछा जा सकता है कि केवल एक ओर से रंगने वाले, तो ये जो बीच वाले आपको दिख रहे हैं दोस्तों, ये केवल एक ओर से रंगने वाले घन है, यानी एक ओर से रंगने वाले घन। तो इनकी संख्या आपसे पूछी जा सकती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपन देखते हैं एक फलक के ऊपर ये टोटल कितने बड़े हैं दोस्तों? यहाँ पे 16 घन बन रहे हैं, और फलक होते कितने दोस्तों? 6। तो एक फलक पर 16, तो 6 पर कितने बनेंगे? 96 बनते हैं दोस्तों। यहाँ पे 96 बनेंगे आपके टोटल। अब आपको ये वाले घन हट जाते हैं, ये वाले, सामने वाले, ऊपर नीचे वाले सारे हट जाते हैं। तो ठीक बीचों बीच जो घन होते हैं वो घन होते हैं रंगहीन घन। वो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों के अंदर बनते हैं। तो वो अगर आपसे पूछा जाता है ऐसे घनों की संख्या क्या होगी जो रंगहीन घन है, तो रंगहीन घन है तो उसका सीधा सा फॉर्मूला है दोस्तों, रंगहीन घन ज्ञात करने का आपको क्या करना है? एक किनारे पर ये काउंट करने कितने दोस्तों? 4, और इन 4 का क्या कर देना दोस्तों? क्यूब करके आपको बता देना है ये रंगहीन घनों की संख्या कितनी होती है? टोटल 64 होती है। इसके अलावा आपसे इसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला। अब देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन अपन यहाँ पे करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए 4 का, इसमें क्या दे रखा है? बनने वाले घन और कटाई का अनुपात। देखिए दोस्तों घन कितने बड़े यहाँ पे आपको पता है? 216 घन। तो यहाँ पे देखिए 216 है घन, और आपको कटाई कितनी है? 15। इनका अनुपात 216 अनुपात 15 है। अगर आपका ऑप्शन ये है दोस्तों तो वो देख लेंगे, नहीं तो आपको सिंप्लीफाई कर रखा है, दोनों के दोनों 3 की टेबल से कट होने वाले हैं 7, और आपके कितने होंगे यहाँ पे? 72, और इसको 3 से काटेंगे तो आंसर कितना आएगा? 5। 72 अनुपात क्या होगा दोस्तों? 5 होता है। तो यहाँ पे देखिए 72 अनुपात 5 पहला ऑप्शन है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 72:5 इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, केवल दो ओर से रंगने वाले घन। तो देखिए दोस्तों दो ओर से रंगने वाले घन मैंने प्राप्त कर रखे हैं। यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे टोटल 48। तो अपना आंसर कितना होगा दोस्तों? 48 घन हो जाएगा यहाँ पे। तीसरा देखिए, इसके अंदर कम से कम एक ओर से रंगने वाले घन। देखिए दोस्तों, अगर मेरे को यहाँ पे बोला जाता कि केवल एक ओर से रंगने वाले घन, तब मेरा आंसर कितना आता? 96। लेकिन इन्होंने मेरे से पूछा कि कम से कम एक ओर से रंगने वाले। अगर आपको एग्जाम के अंदर कम से कम मिल जाता है तो आपका लोवेस्ट क्राइटेरिया है वो कम से कम एक वाला पूछा, तो इसका मतलब उसमें आपको 2 वाले ऐड करने हैं, उसमें 3 वाले ऐड करने हैं, वो टोटल काउंट करके आपको इसमें बताने होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे केवल आता दोस्तों, तो केवल का मतलब होता है आपको केवल वही क्राइटेरिया चूज करना है जो क्वेश्चन के अंदर पूछा है। तो मेरे से यहाँ पे ऊपर वाले में देखो केवल पूछा था तो मैंने 48 बता दिया, लेकिन नीचे वाले में मेरे से कम पूछा है, मतलब लोवेस्ट क्राइटेरिया मेरा 1 है, उससे ऊपर हो सकते हैं। तो मेरे को क्या काम करना पड़ेगा? एक वाले कितने हैं? टोटल 96, 2 वाले कितने हैं? 48, और 3 वाले कितने हैं? 8। इन सबको टोटल करके मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? इसका आंसर निकालना पड़ेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों? 152। तो मेरा आंसर कितना होगा यहाँ पे? 152 घन है वो क्या हो जाएंगे? कम से कम एक ओर से रंगने वाले होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, केवल 4 ओर से रंगहीन घनों की संख्या। बड़ा ही अलग प्रकार का क्वेश्चन है ये। इसके अंदर केवल बोला है, क्राइटेरिया दे दिया, बिल्कुल फिक्स चाहिए इसको। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले दिमाग में आपसे पूछा कि रंगहीन घन चाहिए, और कितने रंगहीन फलक चाहिए उसको? 4। अब आपको दोस्तों पता है एक घन में फलक होते कितने हैं दोस्तों? 6।
6 में से इसको रंगहीन कितने चाहिए दोस्तों, 4 है वो इसको रंगहीन चाहिए। इसका मतलब कितने बच गए दोस्तों, 2 कैसे बचे हैं इसके, रंगीन बचे हैं। 2 कैसे बचे हैं दोस्तों, रंगीन होने चाहिए। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है 7 नंबर वाला, वो पहले जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है इसी का अल्टरनेट क्वेश्चन है। इसमें बोला केवल 2 ओर से रंगने वाले, इसका मतलब 4 ओर से कैसे होने चाहिए, रंगहीन। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका 48 हो जाएगा यहाँ पे। फिर देखिए 3 ओर से रंगने वाले रंगीन घनों की संख्या, तो इसका मतलब पक्का आपको आंख मीच के एक ही आंसर देना है इसका दोस्तों, कितना, 8। 3 ओर से रंगने वाला केवल एक ही रंग होता है, एक ही घन होता है, कौन सा, केवल 8 इसकी संख्या होती है। बड़े घन को काटने पर ये 8 तो दोस्तों पक्का बनते हैं, इसके अलावा आपको घन देखने को नहीं मिलेंगे, ये तो पक्का बनेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपके कितने क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन हो जाते हैं। अभी अपन और देखते हैं 2-3 क्वेश्चन, देखिए इसके अंदर क्या होंगे। आगे चलते हैं अपन 9 का क्वेश्चन लेकर। हाँ तो दोस्तों अगले जो अपने 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, ये पासे से रिलेटेड आते हैं, आपके डाइस से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है और अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर अपन को पता है, तो अगर आपने कभी पासा पढ़ा हो तो उसके अंदर आपको पता लगेगा कि एक रूल होता है जिसमें अगर एक पासे की आपको 2 स्थितियां मिलती है यहाँ पे, जैसे 3, 4 और 2 और 6 एक और क्या मिल रहा है, 4। तो यहाँ पे अगर ऐसी स्थिति मिलती है, आपको केवल कॉमन अंक फाइंड करने इस डायग्राम के अंदर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं कि 4 नंबर इसमें भी है, 4 नंबर क्या है इसमें भी है। दोनों के दोनों फलक जो है आपके पास से जो है उनके अंदर 4 अंक कॉमन है। अब आपको करना क्या है, सिंपली कि 4 को घड़ी की दिशा में घुमाते रहिए और जो भी फलक आगे आता है उसका नंबर आपको राइट करना है इसके अंदर। तो लेके 4 के आगे यहाँ पे 3 आता, मैं इसके नीचे 3 लिखता हूं, फिर इसके आगे 2 आता है, इसके नीचे 2 लिखता हूं। ये इस वाले फासे की बात है, वैसे इस वाले की बात करते हैं। तो 4 के आगे 6 है तो मैं 6 लिखता हूं, फिर 1 आता तो 1 लिखता हूं। तो यहाँ पे दोस्तों अपने विपरीत फलक सामने है, क्या है दोस्तों कि अगर 3 है तो 3 का विपरीत फलक पर क्या आता है, इसमें 6, और 2 के विपरीत फलक पर क्या आता है, 1। अब बच गया आपका नंबर 5। तो नंबर 5 जो होगा वो आपका कौन से अंक के विपरीत होता है, यहाँ पे 4 के विपरीत होता है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया दोस्तों 3 के विपरीत पर क्या आएगा, तो 3 के विपरीत पर दोस्तों क्या नंबर आता है, यहाँ पे 6 नंबर आता है। अपना आंसर क्या होगा, पहला। अब दूसरा जो क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो आपको, अगर थ्योरी आपको किसी भी पासे के बारे में पता है, डाइस की अगर थ्योरी आपको पता है, तो ही आप ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा आपसे ये क्वेश्चन होना सही नहीं हो सकता कभी, क्योंकि आपको इसके लिए पासे की जो थ्योरी है वो पता होनी चाहिए। इसमें देर का दोस्तों निम्न में से पासा, जो मानक पासा है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पे मानक पासा जो है, तो मानक पासे के लिए असत्य कथन ढूंढना आपको। इनमें से मानक पासे का लिए कौन सा कथन है जो गलत होता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात ये होनी चाहिए आपको याद कि पासे हैं वो होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है मानक पासा और एक होता है साधारण पासा। दोस्तों साधारण पासा व्यक्ति आवश्यकता के अनुसार बनाता है, जबकि मानक पासा स्टैंडर्डाइज होता है, जो सबसे पहले निर्धारित होते हैं उसके अंक, उसके बाद में वो पासा तैयार होता है। तो निर्धारण उसका होता है कि विपरीत फलक का योग हमेशा 7 होना चाहिए। 7 होने का मतलब है, यहाँ पे देखिए इसके ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, इसके विपरीत फलक का योग 7 होता है, बिल्कुल करेक्ट बात होती है इसमें। इसे आवश्यकता के अनुसार बदला जा सकता है। एक बात ध्यान में रखना दोस्तों, आपसे क्वेश्चन बन जाए ऐसा कौन सा पासा है जिसे बदला ही नहीं जा सकता, तो वो पासा कैसा होता है दोस्तों, मानक पासा होता है। आवश्यकता के अनुसार जो पासा बदला जाता है वो कौन सा पासा होता है दोस्तों, वो साधारण पासा होता है। तो ये वाली बात बिल्कुल गलत है। इसमें देखिए अंक 2 के विपरीत फलक पर सदैव 5 आता है, बिल्कुल आता है, क्योंकि दोस्तों पहले वाली जो लाइन है वो इसी की पूर्ति करती है, बिल्कुल सही है। और इस पर स्थित अंकों का निर्धारण मानक रूप से होता है, बिल्कुल सही बात है। तो आपसे अगर ये पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा ऐसा कथन है जो मानक पासे के लिए असत्य कथन है, तो उसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए 11 का, आपको एक डायग्राम दे रखा है, एक खुला हुआ पासा दे रखा है इस प्रकार का। तो आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा है इसका प्लान पासे का, कि भाई आपको करना क्या होता है। इसके अंदर सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है दोस्तों, इसके अंदर आपसे ये कहा गया है कि यदि इस पासे को बंद कर दिया जाए,
1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 2 और 6 और 5। तो आपसे पूछा जाता है कि इन 4 में से कौन सा पासा भिन्न होगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले क्या काम करना है, विपरीत फलक निकालने हैं। और विपरीत फलक निकालने का सीधा तरीका, आपको लंबी लाइन ढूंढनी है इसके अंदर। लंबी लाइन दोस्तों देखो ये वाली है, तो यहाँ पे 2 का विपरीत में क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे 3। आपको एक अंक, एक फलक छोड़कर चलना है हमेशा। तो 2 का विपरीत आएगा 3 और 4 का विपरीत आएगा दोस्तों यहाँ पे 6। बच गए कौन से आपके 1 नंबर और 5 नंबर, ये एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत। जब दोस्तों आपको ऐसा पासे में जिसमें आपको दोनों के दोनों अंक एक साथ दिखाई देते हैं, इसका मतलब वो पासा कभी नहीं बनने वाला। क्यों नहीं बनने वाला, क्योंकि ये विपरीत फलक है और विपरीत फलक पर स्थित आपको कभी भी दिखाई नहीं देने वाले। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो है इसमें 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर दे रखा दोस्तों। 1 नंबर यहां से उठाया, 3 नंबर यहां से उठाया, 4 नंबर यहां से, यानी विपरीत फलक किसी के भी नहीं है। इसका मतलब ये वाला पासा पक्का बनता है आपका, ये वाला पासा क्या दोस्तों बनेगा। दूसरे पर आए, 3 नंबर, 6 नंबर और 5 नंबर दे रखा है। 3 नंबर यहां से उठाया है, 6 नंबर यहाँ पे है, 5 नंबर, तीनों से एक एक दे रखा है, विपरीत फलक नहीं दे रखे दोस्तों, ये भी पक्का बनेगा। तीसरे में देखो 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, यहाँ पे देखिए 3 नंबर इससे उठाया, 4 इससे उठाया, 6 इससे। अब देखिए दोस्तों 4 नंबर और 6 नंबर एक साथ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि विपरीत फलक आपको दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों कभी भी विपरीत फलक आपको दिखाई नहीं देते, इसका मतलब ये वाला पासा नहीं बनेगा। तो अपना आंसर क्या होगा दोस्तों, ये वाला हो जाता है यहाँ पे। तो आपका आंसर 11 का क्या होगा दोस्तों, सी आंसर हो जाता है यहाँ पे। तो ये आपके 3 क्वेश्चन पासे से रिलेटेड है। अब अपन आगे और करते हैं 3-4 क्वेश्चन जो आपके फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, तो उस पे अपन चलते हैं आगे। हाँ दोस्तों देखिए अब 2-3 क्वेश्चन अपन ब्लड रिलेशन के देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपको एक पहला क्वेश्चन दे रखा है ब्लड रिलेशन के बारे में, जो आपके प्रतीक चिन्ह के ऊपर आधारित होता है। इसके अंदर आपको कुछ एग्जाम में निर्देश दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ये निर्देश दिए गए हैं, क्वेश्चन है, इनको ध्यानपूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए क्वेश्चनों का क्या करना है, इसमें आंसर देना आपको। तो देखिए दोस्तों ध्यानपूर्वक पढ़ने का मतलब ये है कि P गुणा Q का अर्थ P Q का पति है। इसका मतलब आपको ये ध्यान में रखना कि ये जो गुणा वाला साइन है ये यहाँ पे किसके लिए आया दोस्तों, पति के लिए साइन आया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इन P और Q में पति कौन है ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है यहाँ पे। तो क्या है देखो P Q का पति है, तो Q का पति है वो कौन है, P। इसका मतलब ये साइन किसके लिए आया दोस्तों, P के लिए है। बस इतना ध्यान में रखना आपको। यहाँ पे आपको देर का हैश का मतलब है यहाँ पे पत्नी, आपको प्लस का मतलब देर का यहाँ पे पुत्र, और माइनस का मतलब यहाँ पे आपको क्या देर का दोस्तों, पुत्री दे रखा है। अब इससे संबंधित आपको एक यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है देखो, बेसिक इक्वेशन है। आपको इसके लिए एक वेन डायग्राम बनाना है और कुछ भी नहीं है, केवल पीढ़ियां जो होती है बराबर की पीढ़ियों को बराबर में रखना है। ऊपर की पीढ़ियों को आपके ऊपर रखना है, नीचे वाली पीढ़ियों को कहाँ रखना है, नीचे रखना है। तो देखिए आपको देर का यहाँ पे पीढ़ी जो देर का P गुणा Q माइनस R और आपको हैश देर का T। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले आपको बिठाना किसको, यहाँ पे दोस्तों P को मैंने यहाँ पे रखा। P के आगे साइन किसका देर का, गुणा का। गुणा का मतलब P है वो कौन है दोस्तों, पति। पति है तो पुरुष के लिए अपन प्लस का साइन लेते हैं इसके ऊपर, पति है तो कौन है प्लस, और होगा किसका, इसके जस्ट आगे वाले का। यानी पति है किसका है दोस्तों, Q का, और Q के लिए ये इसकी क्या होगी दोस्तों, पत्नी। अगर ये पति है तो ये डेफिनेटली पत्नी है यहाँ पे। अब Q के आगे साइन दे रखा माइनस का। माइनस का मतलब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या, पुत्री है। Q बेटी है किसी की। तो मेरे को एक बात बताओ, इसके माता पिता जो होते हैं दोस्तों, इसके नीचे की पीढ़ी वाले होते हैं, इससे ऊपर वाली पीढ़ी के होते हैं। हाँ जी दोस्तों, इसके ऊपर वाली पीढ़ी के होंगे। तो आपको क्या काम करना है, आपको एक ऊपर की तरफ तीर का साइन देना है और किसको बिठा देना है, यहाँ पे R को बिठा देना है। R के आगे आपको दे रखा है हैश का साइन। हैश का मतलब यहाँ पे क्या दोस्तों, पत्नी। R है वो पत्नी है, तो पक्का T इसका कौन होगा दोस्तों, पति। ये लो जी साहब, ये पति पत्नी है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों आपके सामने एक वेन डायग्राम मिलता है, और इस वेन डायग्राम का आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दोस्तों P का T से क्या संबंध है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों P कहाँ पे आपका, P ये रहा और T कहाँ पे ये रहा। तो यहां से चलते हैं अपन पीढ़ी से पीढ़ी। देखो P की ये कौन है दोस्तों, यहाँ पे पत्नी, ये पत्नी की माता है। तो पत्नी की माता कौन होती है दोस्तों, सास, और पत्नी की सास का पति कौन होता है, ससुर। इसका मतलब P का ये बंदा कौन है, T, ये तो है ससुर। अब ससुर यहाँ पे है तो पक्का ये दामाद होगा या पुत्र वधू होगी, यही होते हैं रिश्ते। लेकिन अपन वापस चलते हैं इधर, देखो
टी के ये पत्नी है, ये पत्नी की बेटी है, पत्नी की बेटी है तो इस टी की भी कौन होगी, बेटी, और ये बेटी का पति, बेटी का पति कौन होता है दोस्तों, दामाद। तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक तो दामाद का आता है और एक किसका आता है दोस्तों, ससुर का आता है। आपको आंसर एक रखना है किसका, पी का। पी कौन है इतना याद रखना आपको एग्जाम के अंदर। अगर आपको दे दिया जाए पी का और समझ में नहीं आ रहा कि दामाद आंसर दें या ससुर आंसर दें, तो आप एक ध्यान रखना कि का की जगह आप कौन कर दो और पहले वाले के बारे में बता दो कि पी कौन है। तो पी कौन है यहाँ पे दोस्तों, पी कौन है यहाँ पे, दामाद है। तो अपना आंसर क्या होगा यहाँ पे इसका, दामाद, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन दूसरा दे रखा आपको, कौन सा, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए सी के अंदर, जो आपके ऊपर वाले निर्देशों के ऊपर ही क्वेश्चन दिया गया है। देखिए इसमें इक्वेशन क्या दे रखी है दोस्तों, a प्लस बी गुणा सी माइनस डी हैश एफ ई। ये लो जी, यहाँ पे आपसे पूछा है डी का ए से, तो आपको भी एक काम करना, क्या इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं ए का दोस्तों यहाँ पे ए। अब ए के आगे प्लस का साइन है, प्लस का मतलब ए क्या भाई दोस्तों, ए है पुत्र, पुत्र है, लेकिन पुत्र होगा किसका, ऊपर वाली पीढ़ी का होगा, तो ऊपर साइन दे के लिख दो यहाँ पे बी, यानी बी का बेटा है नीचे वाली पीढ़ी में। अब बी के आगे साइन देखो दोस्तों, गुणा का है, गुणा का मतलब यहाँ पे कौन है, बी पति है। भाई दोस्तों ये किसी का पति है तो इसके आगे वाली इसकी पक्का पत्नी होगी, क्योंकि सी का पति है ये, तो सी इसकी कौन है, पत्नी है। सी के आगे साइन दे रखा दोस्तों माइनस का, माइनस का मतलब सी कौन है दोस्तों, पुत्री। ये बेटी है तो बेटी किसकी होगी, इससे ऊपर वाली पीढ़ी की, और ऊपर पीढ़ी में कौन है दोस्तों यहाँ पे डी। अब डी के आगे साइन किसका, हैश का, हैश का मतलब डी है वो पत्नी है यहाँ पे। डी कौन है दोस्तों, डी है वो यहाँ पे है पत्नी, पत्नी है तो डी के आगे पक्का ई कौन होगा इसका, पति, ई है इसका पति। ये लो जी साहब अपने सामने एक इक्वेशन और बनती है, वेन डायग्राम तैयार हो जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि डी का ए से क्या संबंध है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये वाला डी है और ये वाला यहाँ पे कौन है, ए। तो देखिए ए का ये ऊपर वाली पीढ़ी में पिताजी है और ये पिता है, और ये इसकी कौन है, माँ, क्योंकि पिता की पत्नी क्या होगी, ए की माँ, और ये माता की माता, माता की माता कौन लगती है दोस्तों, नानी। माँ की माँ कौन होगी यहाँ पे, नानी। इससे नीचे आएंगे तो डी के नीचे वाली पीढ़ी में ये इसकी कौन है, बेटी, डी की बेटी, और ये बेटी का बेटा, बेटी का बेटा क्या होता है दोस्तों, नाती। क्या मिलेगा आपको देखने को, नाती। तो यहाँ पे आपको एक तो ए का ऑप्शन है नाती, और डी कौन है इसकी नानी। अब आपको आंसर तो एक देना है, इसके अंदर क्या पूछा है, डी का ए से, तो का मैंने बताया दोस्तों आपको कौन बना देना है, और कौन कौन है, डी, डी कौन है यहाँ पे, तो डी यहाँ पे कौन है, नानी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, नानी हो जाएगा यहाँ पे। 14 का क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर क्या दे रखा है भाई, ये वाला जो क्वेश्चन अपन देखते हैं, तो इसमें देखिए लास्ट जो क्वेश्चन है थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसके अंदर क्या दे रखा, देखो एक महिला ने एक पुरुष की ओर इशारा करती है और उसके बारे में क्या बोलती है कि इसके ससुर, यानी उस पुरुष के ससुर मेरे ससुर की इकलौती संतान है। दोस्तों इकलौती संतान का मतलब ये होता है उसका केवल एक ही संतान, या तो वो बेटा है या वो एक बेटी है, केवल एक ही बच्चा होगा। तो यहाँ पे देखिए एक महिला है, ये महिला है दोस्तों, इस महिला ने इशारा किया किसकी तरफ, एक पुरुष की तरफ। ये यहाँ पे कोई पुरुष है, इस पुरुष की तरफ इशारा करके क्या बोलती है कि इसके ससुर। दोस्तों इस पुरुष का ससुर कौन होता है, इस पुरुष की शादी होगी तो इसकी पत्नी आएगी, और उस पत्नी का जो पिताजी होता है वो इस पुरुष का क्या लगेगा दोस्तों, यहाँ पे ससुर लगता है। आगे बात समझ में कि पुरुष का ससुर कौन होगा, यहाँ पे पुरुष की पत्नी का जो पिता होगा, पत्नी है, पत्नी का पिता है, वो पुरुष का कौन है, ससुर। तो पहली लाइन क्या बोलती है, इसके ससुर, यानी इस पुरुष के ससुर कौन है, ये वाले, ठीक है, वो कौन है, मेरे ससुर की इकलौती संतान। ये लाइन महिला अपने लिए बोलती है कि मेरा जो ससुर है। अब पहली बात तो आपको यहाँ पे ये आना है कि महिला का ससुर कौन होगा, तो महिला का कोई पति होगा पहले, और उस पति का पिताजी वो महिला का क्या होगा दोस्तों, ये महिला का ससुर है। यहाँ पे दोनों लाइनें आ गई कि इसका ससुर ये, मेरा ससुर, महिला का ससुर ये। अब क्या लाइन बोलती है कि ये कौन है, ये ससुर कौन है, वो मेरे ससुर की इकलौती संतान है। इस महिला के ससुर की एक ही संतान है। तो दोस्तों दिमाग में एक बात आती है यहाँ पे कि महिला का जो ससुर है इसके अगर एक ही संतान है तो वो संतान है कौन, इसका पति तो है, और महिला बोलती है कि ये कौन है, वो उस पुरुष का ससुर है। इसका मतलब इस महिला का पति और इस पुरुष का ससुर दोनों एक ही व्यक्ति हो जाते हैं यहाँ पे।
और दोनों एक ही व्यक्ति है, तो अगर ये ससुर है तो महिला इसकी क्या लगेगी दोस्तों, सास लगेगी। अगर सास लगती है तो ये इसकी बेटी है तो इसकी भी बेटी होगी। बेटी का पति कौन होगा दोस्तों, दामाद हो जाता है। यहाँ पे बेटी का पति कौन होगा, दामाद। तो यहाँ पे आपको आंसर एक देना, सास देना है या दामाद देना। तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछा क्या है, तो महिला का मतलब कौन कर देना। यहाँ पे महिला कौन है, तो महिला कौन है दोस्तों, इसकी सास हो जाएगी यहाँ पे। तो ये अपना आंसर इसका होता है।